हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऐसे क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत वेलकम है ऐसे क्लासेस में। दोस्तों, आज हम ISMW एक्ट यानी कि द इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1979 के पार्ट 3 में हैं। और पार्ट 3 में ये पूरा एक्ट मैंने आप लोगों को शॉर्ट में समराइज़ करके दिया है। तो पार्ट 3 में हमारा पूरा एक्ट ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसका MCQ दूंगी, या फिर और भी अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा है तो वो दूंगी। वैसे मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्ट 3 में कवर कर लिए हैं, ठीक है। सो पार्ट 2 तक मैंने आपको सेक्शन 12 तक समझाया था डिटेल्स में, पूरा बेसिक को लेते हुए हम लोगों ने क्लियर किया था। तो अगर आप इस पार्ट में न्यू हैं तो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें, जिससे आपका बेसिक क्लियर हो जाए, देन आप पार्ट 3 में आएँ। सो सेक्शन 13 जो कि बात करता है वेज रेट के बारे में। अब वेज रेट क्या है? जो जिस दर से मजदूरी दी जाती है वो, हॉलीडेज़, आवर्स ऑफ वर्क, कितने घंटे काम चल रहा है, ये सब कुछ, और भी इससे रिलेटेड और भी कई चीज़ें। ये जितने भी हैं विल बी सेम एज अदर वर्कमैन इन द एस्टैब्लिशमेंट। मैंने एस्टैब्लिशमेंट को यहाँ शॉर्ट में ESTBL लिखा है। विल बी सेम एज अदर वर्कमैन इन द एस्टैब्लिशमेंट। अब सपोज़ कोई एक फैक्ट्री है स्टील की, ठीक है, वहाँ पे कुछ वर्कर ऑलरेडी काम कर रहे हैं पहले से ही, जो इसी स्टेट के हैं। अब नए स्टेट से वर्कर आए, ठीक है, तो जो नए स्टेट से वर्कर आए और इस स्टेट में जो वर्कर काम कर रहे हैं, उन दोनों में पार्शियलिटी नहीं चलेगी, उन दोनों में भेदभाव नहीं हो सकता। जो इस स्टेट के वर्कमैन काम कर रहे हैं वही उस स्टेट के वर्कमैन को भी मिलेगा। इसीलिए बोला गया है कि जो भी वेज रेट पहले वर्कमैन का होगा वही सेम ISMW वर्कमैन यानी कि इंटर स्टेट जो माइग्रेंट वर्कमैन है उसको भी सेम वेज रेट, सेम हॉलीडे, सेम आवर्स ऑफ वर्क दिया जाएगा। इफ़ सेम वर्क, अगर सेम नेचर का वर्क हो तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर ही फॉलो होगा। नो वर्कमैन पेड लेस देन वेज अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, जो कि मैंने आप लोगों को इसके ऊपर वीडियो समझाया भी है। मिनिमम वेजेस एक्ट में जो मिनिमम दर है कि इतने रुपए से नीचे किसी वर्कमैन को नहीं दिया जाएगा, तो उतना तो आपको उस वर्कमैन को भी देना है और जो ISMW है उसे भी देना है। आप उससे ज़्यादा दे सकते हो लेकिन उससे कम नहीं चलेगा। एंड इन कैश, और जो ISMW वर्कर है उसे कैश में ही पैसे, जो सैलरी है, वेजेस है, वो देना पड़ेगा, ठीक है। ISMW यानी जो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन है वो। तो सेक्शन 13 में इसके ऊपर बात की गई है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं। नेक्स्ट अब है सेक्शन 14, डिस्प्लेसमेंट अलाउंस। डिस्प्लेसमेंट वर्ड का मतलब होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस, यानी एक प्लेस को छोड़कर दूसरे प्लेस जाना, डिस्प्लेस होना। डिस्प्लेसमेंट अलाउंस ये सेक्शन 14 में क्या बताता है? कॉन्ट्रैक्टर को अपने वर्कमैन को रिक्रूटमेंट के टाइम पे, जब वो आएगा, जब उसका न्यू रिक्रूटमेंट होगा, तब उस टाइम पे उसे एक डिस्प्लेसमेंट अलाउंस देना पड़ेगा, जो कि एक ही बार होगा। और ये 50% ऑफ वेजेस, यानी कि जो भी ISMW का वेजेस है उसका 50% या फिर 75 रुपये, इन दोनों में जो भी हायर होगा वो अमाउंट कॉन्ट्रैक्टर को ISMW को देना पड़ेगा, ठीक है। मैं फिर से एक बार बता दूं, ये एक डिस्प्लेसमेंट अलाउंस है। कितना? या तो मंथली वेजेस, जो महीने का वेजेस है उसका 50%, या फिर 75 रुपये। इन दोनों में से जो भी ज़्यादा है वो कॉन्ट्रैक्टर को अपने इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन को देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट। और ये अमाउंट नॉन रिफंडेबल है एंड नॉट एडिशन इन वेजेस। ये वेजेस में एडिशन नहीं है, ये अलग से देना पड़ेगा, क्योंकि उसने जगह चेंज किया है तो उसके खर्च होंगे, उसको नया सब कुछ सेटअप करना पड़ेगा इसके लिए। और ये नॉन रिफंडेबल है, मतलब वो वापस नहीं ले सकता। और वेजेस में एडिशन नहीं होगा, वेजेस अलग होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जर्नी अलाउंस। जर्नी अलाउंस क्या है? तो उस स्टेट तक आना जहाँ पर काम हो रहा है और वहाँ से अपने घर जाना, अगर उसे अपने घर जाने की ज़रूरत हो, या साल में अगर एक छुट्टी मिलती हो। ये फेयर, आने का फेयर और रिटर्न फेयर, ये पेड ऑन ड्यूटी बाय कॉन्ट्रैक्टर। ये कॉन्ट्रैक्टर देगा, और किस टाइम पे देगा? जब वो ड्यूटी पे है, काम कर रहा है, उसी टाइम पे उसे वो फेयर दे देगा, ठीक है। ये सेक्शन 15 में बात की गई है। ऐसा नहीं कि आप आओ, पहले आप जाओ फिर मैं दूंगा, ऐसा नहीं। उसे पहले ड्यूटी में देना पड़ेगा ताकि वो अपने घर जा सके और वापस आ सके। ये है जर्नी अलाउंस। फिर नेक्स्ट है फैसिलिटीज़। मैंने आपको ऑलरेडी ड्यूटीज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्टर पार्ट 2 में भी बताया था,
और इस एक्ट में ड्यूटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा है और भी सेक्शंस में बताए गए हैं, तो सेक्शन 16 में भी कुछ बताया गया है, तो आइए वो देखते हैं। सो फैसिलिटी, क्या क्या फैसिलिटी देना पड़ेगा? पेमेंट, टाइमली पेमेंट, इक्वालिटी, हर वर्कर चाहे वो लड़की हो या लड़का उसके संग इक्वल ट्रीट करना, सुटेबल वर्किंग कंडीशन काम करने लायक हो, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन यानी कि रहने के लिए जो घर दिया जाए वो, मेडिकल फैसिलिटी, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, किस टाइप का काम है और उसके हिसाब से किस टाइप की क्लोथिंग चाहिए वो कपड़े, एक्सीडेंटल इन्फॉर्मेशन टू बोथ स्टेट, अगर कुछ भी तरीके की एक्सीडेंट होती है वर्कर के साथ तो वो दोनों स्टेट का जो स्पेसिफाइड ऑफिसर है उसे बताना, ये सब ड्यूटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टर है जो कि सेक्शन 16 में बताई गई है। और यहाँ पे स्पेसिफाइड ऑफिसर अलग से नियुक्त किया जाता है जो कि मैंने आपको पार्ट 2 में भी बताया था, ठीक है। सो आपका आज का क्वेश्चन ही यही रहेगा कि पार्ट 2 में मैंने कौन से सेक्शन में आपको स्पेसिफाइड अथॉरिटी के बारे में बताया था, ओके। फिर नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्टर। सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट, कॉन्ट्रैक्टर रिस्पॉन्सिबल है पेमेंट करने के लिए। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर चेक करेगा या फिर वो किसी को नियुक्त करेगा, किसी नए पर्सन को नियुक्त करेगा जो कि चेक करेगा कि सही टाइम पे लोगों को पेमेंट मिल रही है कि नहीं। इफ़ कॉन्ट्रैक्टर कैन नॉट, देखो बेसिकली होता क्या है ना कि एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर क्या है, फैक्ट्री के अंदर का आदमी है, उसे वर्कर चाहिए, तो वो एक कॉन्ट्रैक्टर से कांटेक्ट करता है कि हमें वर्कर चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, दूसरे स्टेट से वर्कर को लेकर आता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर किसको जानता है, कॉन्ट्रैक्टर को। पैसे से रिलेटेड वो सारी काम किसके साथ करेगा, कॉन्ट्रैक्टर के साथ। अभी कॉन्ट्रैक्टर की ड्यूटी है कि वो अपने वर्कमैन लोगों को टाइम पे पेमेंट दे, लेकिन ये पैसा कॉन्ट्रैक्टर देगा वर्कमैन को और कॉन्ट्रैक्टर लेगा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से। ये होता है सिचुएशन। तो कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई अपने वर्कमैन लोगों को पेमेंट करने की, लेकिन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर चेक करेगा कि टाइम पे पेमेंट मिल रहा है कि नहीं। और इफ़ कॉन्ट्रैक्टर कैन नॉट, और किसी वजह से अगर कॉन्ट्रैक्टर पैसे नहीं दे पा रहा उस टाइम पे, ऐसा सिचुएशन हो ही सकता है, तो उस टाइम पे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर अपने साथ से पे कर देगा, देन रिकवर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर। फिर कॉन्ट्रैक्टर से आपस में बात हो जाएगी कि इतना देना था, इतना देना, वो मैनेज हो जाएगा, लेकिन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्टर की जगह पैसे पे कर सकता है, सेक्शन 17 में हमें बताया गया है। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 20 की। सेक्शन 20 में APG, मैंने अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को शॉर्ट में लिखा है APG, ठीक है। सो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट इंस्पेक्टर। अब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट गैजेट नोटिफिकेशन करके इंस्पेक्टर को अपॉइंट करेगा, जिसका पावर कितना रहेगा, लोकल लिमिट्स तक, लोकल एरिया जो है वहाँ तक उसका पावर रहेगा। इसका काम क्या रहेगा इंस्पेक्टर का, तो एग्जामिन करना, इस्टेब्लिशमेंट में जाके एग्जामिन करना कि ये लोग रूल फॉलो कर रहे हैं या नहीं। अगर कोई डॉक्यूमेंट लेना हो, डॉक्यूमेंट के लिए पूछ सकता है। कोई डॉक्यूमेंट को सीज करना हो, टेक करना हो, ले जाना हो, वो भी कर सकता है। तो ये सब कुछ इंस्पेक्टर का ड्यूटी है, वो कर सकते हैं। जाके चेक करना, वर्कमैन से उन लोगों के बारे में पूछना, एम्प्लॉयर से बात करना, कॉन्ट्रैक्टर से बात करना, ये सब इंस्पेक्टर करेगा, चेक करते रहेगा। एनी डिस्प्यूट, अगर किसी तरीके का भी डिस्प्यूट होता है इस एक्ट के अंदर, तो वो सॉल्व होगा अंदर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। मैंने आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 पढ़ाया है। तो वो जो भी लड़ाई झगड़े होंगे वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर सॉल्व होंगे। और कौन से स्टेट का डिस्प्यूट एक्ट, कौन से स्टेट में होगा वो सॉल्व, तो स्टेट वेयर वर्क इज़ गोइंग ऑन, मतलब जिस जगह पे इस्टेब्लिशमेंट है, जिस जगह पे फैक्ट्री है, उस जगह पे ये डिस्प्यूट सॉल्व होगा। ये सेक्शन 22 में बताया गया है। और किसके द्वारा सॉल्व होगा, तो जो मजिस्ट्रेट होते हैं ना, जज मजिस्ट्रेट, वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक अब हम देखते हैं पेनल्टी प्रोविज़न, ठीक है, जो कि आज का लास्ट टॉपिक होगा। वो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस एक्ट या इस एक्ट से रिलेटेड और भी एक्ट के नोट्स और MCQs चाहिए तो आप प्लीज़ हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप उसमें मैसेज करेंगे तो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। सो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पेनल्टी की, जिसमें ऑब्स्ट्रक्टिंग इंस्पेक्टर, अगर इंस्पेक्टर को परेशान किया गया, उसको अपना काम नहीं करने दिया गया, तो पेनल्टी होगी 2 साल की जेल, इम्प्रिजमेंट होगा 2 साल के लिए, और फाइन लग सकता है 2000 या फिर बोथ, दोनों हो सकता है।
विलफुल्ली रिफ्यूजेज ऑर्डर, अगर इंस्पेक्टर ने डॉक्यूमेंट मांगे और अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना चाह रहा, विलफुली यानी जानबूझकर डॉक्यूमेंट नहीं देना चाह रहा, तो उस टाइम पे भी सेम पेनल्टी होगा, जो पेनल्टी यहाँ पे है सेम पेनल्टी लगेगा। ओके, और भी पेनल्टी क्या है, अगर अदर यानी कि वर्कमैन को परेशान किया गया या फिर जो नॉर्मल इस टाइप का अगर कुछ गलती होता है तो 1000 रुपीज़ फाइन या फिर 1 साल की जेल या फिर बोथ, दोनों हो सकता है। और अगर ये कंटिन्यू रहा तो 100 रुपये पर डे टिल कन्फ्यूज़न सॉल्व, जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती तब तक 100 रुपये करके पर डे देना पड़ेगा। तो ये था पेनल्टी प्रोविज़न। मैंने आपको हर चीज़ शॉर्ट में बताने की कोशिश की, एक एक छोटी छोटी चीज़ें इसलिए क्लियर किया है क्योंकि एमसीक्यू में आपसे ये सब कुछ पूछते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं एमसीक्यू भी लेके आऊँगी ISMW का, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ओके, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और नोट्स के लिए आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। सो दोस्तों, थैंक यू।